व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम करने जा रहे हैं बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बड़े क्वेश्चंस। क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चंस इन द सेंस कि 3 और 4 नंबर वाला सवाल ही यहां से आना है, राइट। क्योंकि दोनों ही यूनिट मिला के कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के। तो 6 मार्क का क्वेश्चन तो यहां से आने के चांसेस नेग्लिजिबल है। आएगा तो 3 नंबर 4 नंबर का ही सवाल। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उस हिसाब से यहां से सीखना है और प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम इनके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इन चैप्टर से कैसा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके आ जाओ, वैसे ही करना है। क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स चेक करने हैं और समझना है कि कहां पे कितना और क्या लिखना है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और बच्चों, में गवर्नमेंट बजट का आंसर की डालना भूल गया था। तो मैंने यूट्यूब खोला तो चेक किया, बच्चों ने मुझे बताया कि सर वो आंसर की तो आपने दिया ही नहीं। तो मैंने वो लिंक उसी वीडियो के गवर्नमेंट बजट के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके आंसर की मिला सकते हो और अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं कि सर फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारे पास सवाल जो हमारे सामने है वो ये है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो सीधा सीधा क्या पूछता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, और 3 रीजंस बताओ व्हाई पीपल डिजायर टू हैव फॉरेन एक्सचेंज। लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की क्यों जरूरत पड़ती है। तो पहले तो आप बेसिक आंसर लिख दोगे फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है। तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अदर करेंसी। ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ती है, कोई भी 3 रीजन लिखने हैं आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट करने के लिए, अगर मैं बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर बेसिकली हमें बाहर पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है ना, अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां के लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। तीसरा डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड, अगर मुझे बाहर से अब्रॉड से कोई भी सामान मंगाना है, ठीक है, तो उसको भी मुझे फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आप लोग लिख सकते हो कि लोग क्या करते हैं, लोग बेसिकली पैसा कमाने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रखते हैं। ठीक है सर, पैसा कमाने के लिए का क्या मतलब है? पैसा कमाने का मतलब है कि भैया सस्ते में खरीद लिया और जब महंगा हुआ तो बेच दिया। तो लोग स्पेकुलेशन के लिए भी खरीदते हैं, तो स्पेकुलेशन एक कारण हो सकता है ना। तो ये हो सकता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके के कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं जब फॉरेन एक्सचेंज की लोगों को जरूरत पड़ती है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, गिव 2 रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी व्हेन इट्स प्राइस फॉल। देखो बढ़िया सवाल, बोल रहा है कि जब फॉरेन करेंसी का प्राइस गिरता है, जब भी प्राइस गिरेगा तो डिमांड क्यों बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले जब फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती है, ठीक है, इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री। इसका मतलब यह है कि जब भी फॉरेन करेंसी सस्ती होगी तो उस कंट्री में आपको सस्ते में भी ज्यादा सामान मिलेगा, तो लोग वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया, अगर आप चेक करोगे इंडिया में बैठ के, आप इंडोनेशिया से अपना एक्सचेंज रेट चेक करना, है ना। तो लोग बाली क्यों घूमने जाते हैं, लोग इंडोनेशिया क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे हमारे कंपैरेटिवली जो प्राइजेस हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो रेट है वो बहुत कम है। हमें बहुत सारा पैसा मिल जाता है अपने थोड़े से पैसे में, समझ रहे हो। तो टूरिज्म प्रमोट होता है तो डिमांड बढ़ती है, राइट। तो एज अ रिजल्ट डिमांड increases। दूसरा क्या लिखा हुआ है, when price falls it demand rises as more people want to make gains from speculation। ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेकुलेट करके पैसा कमाना चाहते हैं, यानी सस्ते में खरीदेंगे, जब महंगा होगा तो बेच देंगे। सही है, चलो भाई अगला सवाल क्या है, देखो, गिव 3 सोर्सेज ऑफ ईच डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 3 सोर्सेज बताओ जहां से डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी आती है और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी आती है। डिमांड का मतलब कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ती है या कब कब पड़ती है, और सप्लाई का मतलब कहां कहां से आएगा। ठीक है, तो डिमांड में हम क्या बोल सकते हैं भैया, सबसे पहले हमने किसकी बात करी है, डिमांड की। तो डिमांड में हम बोल सकते हैं इंपोर्ट, अगर मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है, पीछे आया था। दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर मुझे बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो चाहिए। तीसरा डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड, अगर हमें डायरेक्टली कुछ परचेज करना है गुड्स और सर्विसेज तो चाहिए। सही है, और सप्लाई की अगर हम बात करें बेटा, ये 6-6 7-7 सोर्सेज और यूजेस हो सकते हैं, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हो। सप्लाई कहां से आएगी, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, आप बाहर माल बेचोगे तो बाहर से आ जाएगा। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से कोई ग्रांट्स आ रहा है यानी गिफ्ट्स आ रहे हैं, डोनेशंस आ रही हैं, या आप लोन ले रहे हो तो भी आपको बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना
इसको हम लोग कई बार सोर्सेस एंड यूजेस भी बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। चलो सर ये भी समझ गए। इसके बाद क्या सवाल है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड एप्रीसिएशन। अब देखो बच्चों, डिफरेंसेस आपके पास कोई भी आ सकते हैं, तो आपको डिफरेंस मैंने बहुत ध्यान से सारे पढ़ाए हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कौन कौन से डिफरेंस हैं इसमें जो आपको बड़े अच्छे तरीके से कर लेने हैं। तो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं बच्चों, तो करेंसी एप्रीसिएशन एंड रीवैल्यूएशन आ सकता है, करेंसी डेप्रीसिएशन एंड डीवैल्यूएशन आ सकता है, करेंसी एप्रीसिएशन एंड डेप्रीसिएशन आ सकता है, करेंसी रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चार डिफरेंसेस, तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है ना। अब देखो बहुत बेसिक है। क्या बेसिक है कि सर जब भी गवर्नमेंट के खुद की वजह से, यानी सरकार खुद रेट बढ़ा रही है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। खुद गिरा रही है तो उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मार्केट फोर्सेस से होता है, डिमांड सप्लाई से होता है, तो वहां हम क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो सर समझ गए। देखो डेप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, वहां पे इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन एक्सपोर्ट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के सवाल आने के हाई चांसेस रहते हैं बच्चों। सवाल सुनो बड़े ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी महंगी हो गई है। फॉरेन करेंसी अगर महंगी हो गई है, इसका मतलब ये है कि हम सस्ते हो गए। भाई फॉरेन करेंसी महंगी हो गई है, इट मींस हमारे लिए वो चीज महंगी हो गई है, तो उनके लिए हमारी चीज सस्ती हो गई है ना। अगर हमारी चीज सस्ती हो गई तो वो कम पैसे में ज्यादा खरीद सकते हैं, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक करेंसी विल लीड टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे एज एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर अदर कंट्रीज विच लीड्स टू फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, जिससे हमारे पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी फॉरेन करेंसी महंगा होता है, फॉरेन करेंसी अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारी वैल्यू कम हो रही है। हमारी वैल्यू कम हो रही है तो उन लोगों के लिए हमारी चीजें खरीदना आसान है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो वहां से करेंसी आएगी, एक्सचेंज आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन, फिर से डिफरेंस का क्वेश्चन। डीवैल्यूएशन सरकार खुद करेगा, गवर्नमेंट करेगा। डेप्रीसिएशन मार्केट फोर्सेस से होगा। मैंने पूरा आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपसे कि आप उसी तरीके से रिवीजन भी कर रहे हो एज पर शेड्यूल, और अब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ कर रहे हो। डन सर। इसके बाद है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। इनके बारे में आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जहां पे एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, जहां पे एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में सारी चीजें आपको लिख के आनी है, सिर्फ मीनिंग ही लिखना, उसका पर्पस लिख देना है, कहां पे क्या होता है, कैसे करती है सरकार, सारी चीजें आपको मेंशन करके आनी है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब देखो फिर से वैसा सवाल, व्हेन प्राइस ऑफ अ फॉरेन करेंसी राइजेस इट्स सप्लाई आल्सो राइजेस, एक्सप्लेन व्हाई। देखो क्या लिखा हुआ है, जब किसी भी फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ता है, जब किसी भी फॉरेन करेंसी का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, बताओ जरा फटाफट से। इससे क्या होने वाला है, क्यों ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी कोई भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो जिसके पास भी वो पर्टिकुलर चीज है वो उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूँ, वो महंगा हो जाता है, तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा ना, तभी तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अगर मैंने कोई फॉरेन एक्सचेंज सस्ते में खरीदा हुआ है, अब उसका रेट बढ़ रहा है, तो मैं बेचने की कोशिश करूंगा, बेचूंगा तो सप्लाई बढ़ेगा ना मार्केट में उसका, है ना। तो देखो लिखा हुआ है, राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ फॉरेन करेंसी रेफर्स टू एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन रिलेशन टू डोमेस्टिक करेंसी। सीधी सीधी सी बात है, अगर रेट बढ़ रहा है फॉरेन करेंसी का, इसका मतलब वो एप्रिशिएट हो रहे हैं,
सही है। When there is a rise in foreign exchange rate, suppose 55 पर डॉलर से 60 पर डॉलर हो गया, it leads to depreciation of domestic currency। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर वो एप्रिशिएट हो रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहे हैं, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं। हम डेप्रिशिएट होंगे, ठीक है, तो हम वो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा है। तो इससे हमारे क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो वहां से सप्लाई हमारे पास बढ़ जाता है। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है जी, परफेक्ट है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन वाई देयर इज अ राइज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन इट्स प्राइस फॉल। सीधी सीधी सी बात है। अब देखो फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा जी, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सीधा सीधा आ जाएंगे एग्जाम में, प्लीज बड़े ध्यान से समझ लो। क्या बोल रहा है समझो, ये बोल रहा है कि राइज इन डिमांड क्यों होता है अगर प्राइस फॉल हो जाता है, ठीक है, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज का अगर प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ जाती है। देखो सीधी सीधी बात है, फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो गिर गया, ठीक है, इसका मतलब प्राइस गिर गया। प्राइस गिरने का क्या मतलब है कि वो लोग हो गए डेप्रीशिएट। अगर वो डेप्रीशिएट हो गए तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई बच्चों एप्रीशिएट, है ना भाई। वो फॉरेन करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारा तो बढ़ ही रहा है ना, रिवर्स चलता है, हमारा कम होता है तो उनका बढ़ रहा होता है। सीधी सीधी सी बात है, सही है। अब देखो अगर उनका प्राइस गिर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो डेप्रीशिएट हो रहे हैं, इसका मतलब वो सस्ते हो गए। वो सस्ते हो गए तो हम महंगे हो गए। अब इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे को बेसिकली हमारे को उनका सामान सस्ता पड़ने लगता है। उनका सामान अगर सस्ता पड़ने लगता है तो हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। फिलहाल कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद सकते हैं तो उसके लिए एक्सचेंज तो चाहिए, कहां से लाओगे, इसीलिए डिमांड बढ़ती चली जाती है क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ते हैं ना इस केस में, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट शेयर्स एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द डिमांड। अब देखो डिमांड में और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इससे होगा क्या, जब भी इंक्रीज होगा, है ना, जब भी इंक्रीज होगा दैट मीन्स फॉरेन गुड्स बिकम चीपर। हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे। सीधी सीधी सी बात है भैया, अगर वो डेप्रीशिएट हो गए तो हम एप्रीशिएट हो गए ना, हम एप्रीशिएट हो गए तो हमारे लिए वो सामान सस्ता हो रहा है। अब हमारे लिए वो सामान सस्ता है तो हम क्या करेंगे, उनकी डिमांड बढ़ाएंगे। डिमांड बढ़ाएंगे तो इस वजह से हायर डिमांड आती है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको डॉलर्स की जरूरत तो पड़ेगी, अगर आपको बाहर से कुछ डिमांड कर रहे हो, आप सामान लेना चाहते हो तो डॉलर तो चाहिए भाई, ठीक है। डन सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चलो भाई। नेक्स्ट क्या है, गिव द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, और वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिर से एक बहुत अच्छा सवाल, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है आप लिख दोगे सीधा सीधा। कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो हम बोलेंगे भैया एक डिमांड कर्व होता है, एक सप्लाई कर्व होता है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, उसके सामने जो रेट होता है वही फॉरेन एक्सचेंज रेट रख लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस चीज को हमें डिफाइन करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग लिख दिया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है, फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज, एज इट इज फ्रीली डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब इसको डिफाइन करा और आप सीधा सीधा आंसर लिख पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, फटाफट से। चलो सर अगला सवाल क्या है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या आ रहा है बच्चों, देखो सबसे पहले एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन एक्सपोर्ट। सब फिर से वही सवाल, अगर फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस कम हो जाता है तो उसका एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आता है। अगर वो कम हो जाता है यानी वो डेप्रीशिएट हो रहे हैं तो हमें उनका सामान सस्ता पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें उनका सामान सस्ता पड़ेगा तो हमारे पास क्या बढ़ने वाला है, इंपोर्ट बढ़ने वाले हैं। इंपोर्ट बढ़ने वाले हैं तो एक्सपोर्ट कम होने वाले हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, इंप्लाइज दैट डोमेस्टिक करेंसी हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव, ठीक है ना। अब देखो अगर प्राइस फॉरेन करेंसी का गिर जाता है, प्राइस कम हो गया फॉरेन करेंसी का, प्राइस कम होने से बच्चों डिमांड बढ़ती है, राइट। डिमांड बढ़ने का मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंपोर्ट्स जब बढ़ते हैं तो एक्सपोर्ट उस टाइम पे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे,
दिस रिड्यूसेस द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज। फिर से वही है, फ्लेक्सिबल का क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसे आप मार्केट रेट जो है, एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन करते हो, वही मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड से हम लोग इसको करते हैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चों, केस बेस्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, या थोड़ा सा सोच के आपको इनका आंसर लिखना है। देखो क्या क्वेश्चन है, इन इंडिया द एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर्स हैज बीन राइजन कंसिडरेबली। यूएस डॉलर महंगा हो गया है, अब समझ लो यूएस डॉलर महंगा हो गया है तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अप्रिशिएट हो गया है, फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो गई है, इसका मतलब हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, पहले ये लिख लिया करो कि क्या चला है। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज इट्स लाइकली इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। चलो भाई एक्सपोर्ट पे बताना है, फिर से वही बात है, देखो फॉरेन एक्सचेंज एप्रिशिएट हुआ है, वो लोग का वैल्यू बढ़ गया है, वो लोग का वैल्यू बढ़ गया है तो वो लोग ज्यादा सामान खरीद सकते हैं कम पैसे में, क्योंकि उनकी इज्जत ज्यादा है ना, वैल्यू बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया तो वो ज्यादा सामान खरीद सकते हैं कम पैसे में। ठीक है, अब जब वो ज्यादा सामान खरीदने के लिए जाएंगे तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग खरीद रहे हैं। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो इससे हमारे एक्सपोर्ट भी तो बढ़ेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा एक्सपोर्ट्स विल राइज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सचेंज रेट ऑफ यूएस डॉलर्स हैज राइजन कंसिडरेबली, दिस विल रेज इंडियन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। पूरा का पूरा ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई। ठीक है, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ कंट्री इज ऑन द राइज, अगर किसी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है इंपोर्ट्स पे। दोबारा से क्वेश्चन आ गया, आंसर लिखा हुआ है, एक बार चेक करो, खुद से लिखने की कोशिश करना इस बार। ठीक है, चलो सर डन, समझ में आ रहा है ना अब अच्छे तरीके से। आओ सर, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाट कैन बी द लाइकली इंपैक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑफ होम करेंसी। अब देखो हम डेप्रीशिएट हो रहे हैं तो इससे इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, हम डेप्रीशिएट हो रहे हैं तो सामने वाला एप्रिशिएट हो रहा है, सामने वाला एप्रिशिएट हो रहा है मतलब कि उसका सामान महंगा हो रहा है, उसका सामान अगर महंगा हो रहा है तो क्या आप इंपोर्ट करोगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो महंगा हो रहा है तो हम इंपोर्ट तो नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, इट कैन लीड टू इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इफ फॉरेन प्रोडक्ट्स आर इसेंशियल फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमी। इन कॉन्ट्रास्ट, अब ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, डेप्रिसिएशन इसने पूछा नहीं था, सिर्फ हमारे पास इसने ये पूछा था कि इंपैक्ट बताओ डेप्रिसिएशन का किस चीज के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इन कॉन्ट्रास्ट डेप्रिसिएशन शुड बूस्ट एक्सपोर्ट्स, तो इसने एक्सपोर्ट्स का बता दिया, क्योंकि इंपोर्ट कम होता है तो एक्सपोर्ट तो बढ़ता ही है, सीधी सीधी सी बात है। ओके चलो भाई डन सर, डन 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 डन। अगला क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। बताओ जी, फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक का क्या काम है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक का क्या काम है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक का क्या काम है। ठीक है, तो फिर से एक अच्छा सवाल बनता है। तो हम लोग देखो सबसे पहले बोलेंगे फिक्स में तो भैया गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, तो गवर्नमेंट कैसे फिक्स करती है, रिजर्व्स की मदद से। और सभी रिजर्व्स का कस्टोडियन कौन होता है हमारे देश में, इंडिया में कौन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आरबीआई है, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। फ्लेक्सिबल में तो मार्केट फोर्सेस से होता है तो उसका कोई रोल नहीं है। मैनेज फ्लोटिंग में उसको फिर से पिक्चर में आना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल करना है ना, रेट बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर ना जाए। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले, वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक इफेक्टिवली यूटिलाइज इट्स फॉरेन कैश रिजर्व्स टू कीप अप विद द डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि रिजर्व सारे आरबीआई के पास ही होते हैं तो उसका रोल बहुत बड़ा है। फ्लोटिंग में हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक डजंट कीप अप with any reserves of foreign cash as the market naturally acclimates to decide the market driven swapping rates। ठीक है, आप फॉरेन एक्सचेंज रेट लिख सकते हो सीधा, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में मत जाना। मैनेज फ्लोटिंग में क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक एंटर्स द मार्केट टू परचेज या ऑफर फॉरेन कैश टू कंट्रोल वोलैटिलिटी। ठीक है, वोलैटिलिटी का क्या मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को पिक्चर में आना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट में आरबीआई का काम क्या है, फ्लोटिंग में कोई काम नहीं है, और मैनेज में क्या काम है। डन, चलो जी अगला सवाल लाया जाए सर, वाई आर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इनवर्सली रिलेटेड, इनका रिलेशन इनवर्स क्यों है। सीधा सीधा यार, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है
तो उसका डिमांड कम होगा ना, किसी भी चीज का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा ना, सीधा सीधा लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करके लिख देना। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इंपोर्ट्स बिकम कॉस्टली फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, इट रिड्यूसेस द डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और इसका अपोजिट भी लिख देना है सीधा सीधा, इसीलिए हम बोल देंगे कि भैया इनवर्स रिलेशन हमें देखने को मिलता है। चलो, What do you mean by invisible items and invisible items in the BOP? अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन देखे सारे किस तरीके से पूछ रहा है, ज्यादा डिमांड सप्लाई पे ही पूछेगा कि भैया बताओ अगर रेट बढ़ गया तो उसका एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट से। अपने आप को प्रिपेयर करके जाना कि हाँ ये आएगा तो ये लिखना है, ये आएगा तो ये लिखना है, कहाँ इनवर्स रिलेशन है, कहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, इन सारी चीजों के लिए रेडी रहना, ठीक है। अब बीओपी देखते हैं, चलो। विजिबल और इनविजिबल में डिफरेंस बताना है, तो विजिबल्स किसको बोलते हैं भैया, गुड्स को बोलते हैं, और इनविजिबल्स किसको बोलते हैं, सर्विसेज को बोलते हैं। तो विजिबल वो सारी आइटम्स हैं जो गुड्स हैं, जैसे टी, क्लोथ्स, मशीनरी, ये सब विजिबल्स हैं। इनविजिबल्स क्या है, सर्विसेज सारी की सारी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी इनविजिबल्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट डज बीओपी अकाउंट शो, नेम द टू पार्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बीओपी अकाउंट दिखाता क्या है, पूरा बीओपी का डेफिनेशन लिख देना। बीओपी एक तरीके का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सारा का सारा इनफ्लो या आउटफ्लो दिखा रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, सही है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देना कि भैया करंट में विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं और कैपिटल अकाउंट में सारे के सारे कैपिटल ट्रांसफर्स आते हैं। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करके लिख देना है, ठीक है। देखो, बीओपी अकाउंट शोज अ कंट्रीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। थोड़ा थोड़ा लिख देना नंबर के हिसाब से, कितने नंबर का है। चलो, विच ट्रांजेक्शंस डिटरमाइन द बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सी ट्रांजैक्शंस डिफाइन करती हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। बीओपी में चार चीजें आती थी, याद करो, गुड्स, सर्विसेज, उसके बाद क्या आएगा तीसरा, यूनिलेटरल्स, एंड देन कैपिटल, राइट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ क्या आता है, गुड्स ही गुड्स, ओनली विजिबल आइटम्स, ठीक है। तो ये वही है, देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स, यानी कि गुड्स। बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगला सवाल, व्हेन इज बीओटी इन सरप्लस। सरप्लस में कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे। इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी में डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है बच्चों, करंट अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शंस को डिफाइन कर देना कि सर विजिबल्स आ जाएंगे यानी गुड्स आ जाएंगे, इनविजिबल्स आ जाएंगे यानी सर्विसेज आ जाएंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और एक छोटी सी आइटम इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सर इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या है, कोई रेंट रिसीव्ड, कोई कमीशन रिसीव्ड, कोई प्रॉफिट रिसीव्ड, वो भी इसके अंदर ही आ जाती है, ठीक है। चलो भाई, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार बोर्ड्स में पूछे जाएंगे, तो तुम्हें याद होने चाहिए। दिस इज अ सावधान इंडिया सवाल। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, भाई आवाज आ रही है एक की, पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में सबसे पहले बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स लिख देंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम डेबिट साइड में आती है, कौन सी आइटम क्रेडिट साइड में आती है, ठीक है। तो बीओपी में याद रखना, बीओपी अकाउंट की जब बात करते हैं तो डेबिट का मतलब आउटफ्लो होता है ना, और क्रेडिट का मतलब इनफ्लो होता है। तो अगर आप बाहर से बोरो कर रहे हो, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो आ रहा है ना प्लस में, तो क्रेडिट में आएगा। लेंड कर रहे हो, बाहर पैसा दे रहे हो, तो डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पैसा जा रहा है ना। तो प्लीज ध्यान रखना कौन सी कैपिटल अकाउंट में आती है और कौन सी साइड में आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा होता है हमारे पास चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में प्लीज ध्यान रखना, एडिशन टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कब होता है और विड्रॉन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कब होता है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, याद नहीं आ रहा तो चैप्टर का वीडियो पे जाके रिवीजन लगा के आओ एक बार, ओके, डन सर।
इसके बाद डिफरेंस आ सकता है ऐसे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का, तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस लिखना आना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है क्या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा, तो बेटा मशीनरी एक विजिबल आइटम है, एक टेंजिबल आइटम है, तो वो हमारा करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। ओके, कैपिटल करंट अकाउंट का डिफरेंस लिख दोगे, सही है। चलो सर ये भी समझ गए। इसके बाद एक डिफरेंस आ जाता है ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स का, तो प्लीज ध्यान रखना ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जो प्रॉफिट कमाने के लिए करी जाती हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शंस, चाहे आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स कराओ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कराओ, सब पैसा बनाने के लिए कराए ना, तो वो सारी की सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में आ जाती हैं। एकोमोडेटिंग कौन सी होती है कि भैया ऑटोनॉमस में अगर कोई डेफिसिट है या सरप्लस है तो उसको कवर करने के लिए, अब्सॉर्ब करने के लिए, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस बीओपी मेंटेन करने के लिए करी गई है तो उसको हम एकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होती हैं, एकोमोडेटिंग बैलेंस मेंटेन करने के लिए होती हैं। ऑटोनॉमस को बच्चों अबव द लाइन बोलते हैं, इनको बिलो द लाइन बोलते हैं। ये करंट में भी आ सकती है, कैपिटल में भी आ सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल में आती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलो सर इसके बाद क्या है, लिस्ट द आइटम्स इंक्लूडेड एज इनविजिबल्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल्स में क्या क्या आता है, तो सारी सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर इनविजिबल आइटम्स जो आपको दिखानी है। सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, होता क्या है बीओपी, तो बेसिक हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। ओके, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट क्या होता है। तो देखो बच्चों, जब भी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे तो वहां पे डिफरेंस किस में होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में होगा। ठीक है, अब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो सरप्लस बीओटी हो जाएगा, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट बीओटी हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस बीओटी हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूं तो करंट अकाउंट में विजिबल यानी कि बीओटी भी आएगा, उसमें इनविजिबल भी ऐड होगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी ऐड होंगे और छोटी मोटी इनकम रिसिप्ट्स पेमेंट्स भी ऐड होंगी। इन चारों को प्लस करके जब आप माइनस करते हो, प्लस वाली आइटम अगर ज्यादा होती है सरप्लस आ गया, माइनस वाली आइटम अगर ज्यादा होती है डेफिसिट हो गया, दोनों बराबर हो गए तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, वही यहां पे आपको दिखाना है। पहले बीओपी का मतलब लिख दिया, फिर बीओटी और करंट अकाउंट बैलेंस में डिफरेंस दिख दिया कि ये सिर्फ गुड्स का होता है, ये विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल का होता है। उसके बाद बीओटी में सिर्फ विजिबल आएंगी, उसके अंदर विजिबल भी और इनविजिबल भी आएगी। ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सही है। चलो सर अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इन्वेस्टर्स बोरो फ्रॉम अब्रॉड। इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाहर से बोरो करा। ठीक है, अच्छा देखो इंडियन इन्वेस्टर्स, वाह, इन्वेस्टर बोरो कर रहा है, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करने जाएगा लेकिन लैंग्वेज ऐसी है। चलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बीओपी विल दिस बोरिंग बी रिकॉर्डेड। चलो बताओ, सोचो सोचो सोचो, बोरिंग कहाँ रिकॉर्ड होगी, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इंक्रीजेस इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि इससे पैसा आ रहा है। आगे बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ बोरोइंग ऑन द एक्सचेंज रेट। ये दोनों ही चैप्टर्स का मिक्स सवाल हो गया। देखो इसने यहाँ पे बीओपी भी डाल दिया, अब बोल रहा है इससे हमारे एक्सचेंज रेट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो देखो यार, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम की मदद से समझो। देखो हमारे पास बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है ना। अब देखो एक्सचेंज रेट लेट सपोज ये है, कैसे डिसाइड होता है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यहां पे इसने इंटरसेक्ट किया, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सपोज 20 रुपीज, 40 रुपीज, 60 रुपीज, 80 रुपीज ऐसा है, तो इसके सामने जो एक्सचेंज रेट आया वो कितना आ गया, 60 रुपीज, या एक्सचेंज रेट हमारे पास 60 ही आ रहा है। हाँ देखो ठीक है, अब हो क्या रहा है, बाहर से हमने बोरो करा है ना, बोरो करा ना, तो बाहर से एक्सचेंज आएगा, सप्लाई बढ़ेगी हमारे पास, बाहर से एक्सचेंज आता है तो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व राइट में जाएगा। बच्चों कभी भी सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई कर्व राइट में जाता है, कम होता है तो लेफ्ट में आ जाती है। अब इससे क्या हुआ, ये नया इक्विलिब्रियम आया इवन, इससे जो रेट है वो 60 से कम होके 40 हो गया। किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका रेट कम हो जाता है ना, मार्केट में कोई भी चीज ज्यादा है तो रेट कम होगा ना ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इससे फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, मतलब इसको अगर बना दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी बनाओगे डायरेक्टली लिखोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग पूरा नंबर चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉपी बनाना चाहते हैं, ये डायग्राम सीख लो।
बढ़ता कौन सी साइड है, राइट साइड में, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो। कम कौन सी साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। लो जी स्क्रीनशॉट, डन सर। बोरोइंग्स, दिस रेजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड जो है वो अनचेंज्ड है तो एक्सचेंज रेट फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हम रिजर्व्स को यूज करते हैं, है ना। तो देखो क्या है, द ट्रांजैक्शंस दैट कॉजेस चेंजेस इन द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द सेंट्रल बैंक इज नोन एज ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस जीरो नहीं होता तो फिर मूवमेंट होता है रिजर्व्स में से, है ना। या तो आप पैसा रिजर्व्स में से निकालोगे या आप पैसा रिजर्व्स में डालोगे। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन से रिजर्व चेंज होगा उसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बोल देते हैं। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलो सर समझ गए। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट में और ट्रेड डेफिसिट में। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था, जब आप चार चीजों को जोड़ोगे कैपिटल को छोड़ के, है ना, और वहां पे डेबिट आइटम ज्यादा होंगी, नेगेटिव वाली आइटम ज्यादा होंगी, तो करंट अकाउंट का डेफिसिट आ जाएगा। वहीं पे अगर सिर्फ हम गुड्स की बात करें, सिर्फ गुड्स में इंपोर्ट ज्यादा है तो वो ज्यादा नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन ऑल द विजिबल एंड ऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। एट अ पॉइंट व्हेन द इंपोर्ट सरपास द एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है तो उसी को हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सारी चीजें बता ही दिया मैंने आपको, फॉर्मूला आ गया। यहां पे ट्रेड डेफिसिट की बात हो गई, ठीक है। चलो उसके बाद आता है बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, डिस्टिंग्विश बिटवीन करंट अकाउंट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट सरप्लस। ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, व्हाट इज करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट में सरप्लस कब आएगा, जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। डेफिसिट कब आएगा, जब डेबिट साइड ज्यादा होगी। बेसिक बात है, तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के सवाल पूछ रहा है वो बीओपी फॉरेन एक्सचेंज से। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से लिख के आ पाओगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, trade deficit must exist if a country is facing a situation of current account deficit, defend और refute this statement। बोल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट होगा ही होगा, यानी गुड्स नेगेटिव में होगा ही होगा और करंट अकाउंट में डेफिसिट है। यार ऐसा तो कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि गुड्स की वजह से ना हो करंट अकाउंट में डेफिसिट, सर्विसेज की वजह से हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स की वजह से हो, किसी भी वजह से हो सकता है, सिर्फ गुड्स की वजह से थोड़ी ना हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों, एक देखो करंट अकाउंट में मेनली तीन चीजें हैं, है ना। क्या क्या चीजें हैं सर, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, ठीक है। डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। ओके, अब मैं बोल रहा हूं यहां पे 20 है, यहां पे 10 है, तो देखो गुड्स में तो प्लस का 10 आ रहा है। ओके, सर्विसेज में क्या हो रहा है, यहां 20 यहां 10, तो सर्विसेज में माइनस का 10 आ रहा है। और यूनिलेटरल में भी यहां 20 यहां 10, माइनस का 10 ही आ गया, तो अल्टीमेटली माइनस का 10 आएगा ना करंट अकाउंट में, क्योंकि इसके अंदर तो आपके विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल सब कुछ आता है। लेकिन गुड्स पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये तो पॉजिटिव ही है ना। तो जरूरी तो नहीं है कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में गया तो गुड्स वाला पार्ट भी हमेशा डेफिसिट में ही होगा, ऐसा तो नहीं है, कभी कभी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। डिफेंड का मतलब होता है आई एग्री, रिफ्यूट का मतलब होता है आई डू नॉट एग्री, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है as current account deficit is a broader concept, बड़ा concept है। It occurs when the foreign exchange payment on account of visible, invisible, current transfers are in excess of receipts of visible, invisible and current transfers, ठीक है। ये तब भी हो सकता है चाहे ट्रेड सरप्लस भी हो तब भी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कहाँ से, बीओपी से, फॉरेन एक्सचेंज रेट से। इनको बहुत अच्छे तरीके से आज कर लो, शेड्यूल को फॉलो करना। आज आपको नेशनल इनकम पूरा मन लगा के रिवाइज करनी है। जो बच्चे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे के आए हैं उनको शायद पिछला वाला चीज़ें भी पढ़नी हो, तो वो अकॉर्डिंगली अपना शेड्यूल एडजस्ट करके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें और मैक्सिमम अपने आवर्स लगा के जल्दी से खत्म कर लें, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपको कल नेशनल इनकम के क्वेश्चंस के साथ। तब तक खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो और फोड़ के आएंगे। All the best everyone, thank you so much, I'm gonna see you all super soon, till then see ya, take care, bye bye।